हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस या अदर एग्ज़ाम जो भी होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से गलत हो जाते हैं। हमारा मकसद यही है कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आज का वीडियो जो रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम बंगाल का जो गवर्नर, प्रथम गवर्नर जो माने जाते हैं, वास्तविक गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, उनके ऊपर बात करेंगे। जिसके अंदर हम जानेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या क्या जानकारी है और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा ज़रूर देखना है और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है 1757 से लेकर तो 1760 और फिर उसके पश्चात दोस्तों जब दूसरी बार ये गवर्नर बनकर आता है 1765 से लेकर तो 1769 तक, तो दो कार्यकाल के ऊपर हम बात करेंगे, जिसके अंदर हमने किस कार्यकाल के अंदर किस किस बातों के ऊपर इन्होंने जोर दिया है, क्या क्या इनसे रिलेटेड जानकारी है, किन किन चीज़ों को इन्होंने भारत के अंदर इस्टेब्लिश किया है, कैसे भारत के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की है, उन सभी तथ्यों के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा ज़रूर देख लेना है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले इनके परिचय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने फ़ोटो लगा रखा है, ये रॉबर्ट क्लाइव महोदय हैं। ये फ़ोटो आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से ये रॉबर्ट क्लाइव का फ़ोटो दिया गया है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के हम सबसे पहले परिचय की बात कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था किस तरीके से शुरू होता है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का जब जन्म हुआ था तो जन्म होने के पश्चात जब ये स्कूल में जब इसको छोड़ा गया था तो ये एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल, इस तरीके से इसने कई सारे स्कूलों को बदला था। मतलब इस तरीके की इसकी प्रवृत्ति थी बचपन में, और ये खेलने का इतना ज़्यादा शौकीन था कि इसकी पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। और इस तरीके से दोस्तों इसने स्कूलिंग की और इसने अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 18 वर्ष की आयु में, कब दोस्तों, 18 वर्ष की आयु में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे एक क्लर्क की नौकरी स्टार्ट की। तो इस तरीके से दोस्तों ये भारत के अंदर आ जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 में इंग्लैंड के साधारण परिवार में हुआ और 1742 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में नौकरी प्राप्त की। तो दोस्तों, सबसे पहली जो नौकरी थी इसके क्लर्क के रूप में ये भर्ती हुआ था। और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, जब आप सभी को पता होना चाहिए, जब कर्नाटक वॉर चल रहा था, जिसके अंदर हमने बात भी की थी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो जब कर्नाटक वॉर चल रहा था, जब सेकंड कर्नाटक वॉर होता है, तो उसमें जब आरकाट का घेरा डालने की बात आती है तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले अपना नाम लेता है कि मैं जाऊंगा आरकाट का घेरा डालने। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक क्लर्क मात्र था, मगर जब ये आरकाट का घेरा डाल देता है और आरकाट का घेरा डालने के बाद जब उसकी ख्याति चारों ओर फैल जाती है और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन का जो पुत्र होता है मोहम्मद अली, उसको वो कर्नाटक का नवाब बना देता है। तो इस तरीके से दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव की जो कूटनीति है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो जिस तरीके से वहाँ पे षड्यंत्र रचा था, उन सभी के ऊपर लोगों की नज़र डलती है और इससे उसका जो कद होता है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों फिर इसको मतलब इसका प्रमोशन कर दिया जाता है और इसको लेफ्टिनेंट जो सेना का एक प्रमुख होता है वो बना दिया जाता है। फिर उसके पश्चात दोस्तों इसको बंगाल पहुंचाया जाता है। तो बंगाल का भी हम देखेंगे किस तरीके से इसको बंगाल पहुंचाया जाता है और बंगाल में जाकर ये किस तरीके से अपना ये भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सत्ता स्थापना करता है बंगाल के अंदर। तो ये हमने देख लिया थोड़ा ब्रीफ में, अब थोड़ा स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले बंगाल 1725 में इसका जन्म होता है, 1742 में क्लर्क के रूप में ये मद्रास में नौकरी करता है
और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि ये प्लासी का युद्ध जो होता है 1757 का दोस्तों, तो पहला प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। उस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव का रहता है। तो ये नवाब, जो बंगाल का नवाब होता है सिराज उद्दौला, उसको पराजित कर कर बंगाल के ऊपर अधिकार कर लेते हैं और एक कठपुतली नवाब को वहाँ पे बिठा देते हैं, मीर जाफ़र को। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपनी पहली जो विजय बंगाल के अंदर स्थापित करते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से 1757 में प्लासी के युद्ध के माध्यम से होता है। फिर उसके पश्चात दोस्तों आप देखते हो 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो उसके पश्चात तो इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों तीनों चीज़ देख लिया आपने। इनका जन्म 1725 में हुआ है, 1742 में क्लर्क के रूप में आए और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। और इनके अगर कार्यकाल की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका कार्यकाल था, प्रथम कार्यकाल जो 1757 से 1760। तो 1757 में क्या दोस्तों, प्लासी का जब युद्ध होता है तो इस युद्ध के पश्चात बंगाल का गवर्नर इनको बना दिया जाता है। हालांकि प्लासी के युद्ध से पहले जो गवर्नर रहता है वो रॉजर ड्रेक रहता है। वो ड्रेक जो है जब अलीनगर पे मतलब कलकत्ता के ऊपर जब सिराजुद्दौला आक्रमण करता है तो वो कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम होता है उसको छोड़कर भाग जाता है। तो उसके पश्चात दोस्तों बंगाल का जो अगला गवर्नर बनाया जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव का बनाया जाता है। फिर उसके पश्चात दोस्तों जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध के पश्चात संधि करने के लिए किस तरीके से भारत के अंदर संधि को किस तरीके से करना है, कौन से राजा को किस तरीके से अपने हैंडल करना है, इसकी जानकारी यहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर होते हैं वेंसिटाट वगैरह, इनको पता नहीं रहता है। तो वो बंगाल से एक बंगाल की जो ये विजय होती है बक्सर का युद्ध, उसके पश्चात संधि करने के लिए स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है 1765 में। और 2 साल तक ये रुकता है, 1765 से लेकर 1767 तक, मतलब 2 साल में रुककर संधि वगैरह करवा कर और जितनी भी जो भी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाओं को लागू करवा के और एक स्थायी साम्राज्य बनाकर, अंग्रेजों का एक स्थायी साम्राज्य बनाकर ये पुनः अपने देश लौट जाता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इनका जो प्रथम कार्यकाल था 1757 से लेकर तो 1760 का। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के विजय प्राप्त कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बीजारोपण किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्लासी का युद्ध किस तरीके से होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि बंगाल एक प्रांत है भारत के अंदर, उस प्रांत की जो नींव रखी गई थी वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा रखी गई थी। फिर मुर्शिद कुली खां के बाद कई सारे शासक आते हैं, सरफराज वगैरह, शुजाउद्दौला वगैरह। ये करते करते दोस्तों आखिरी का एक नवाब आता है अलीवर्दी खां। फिर अलीवर्दी खां के पश्चात दोस्तों उसका नवासा आता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जो तेज़ तर्राट होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देना है, उस तरीके का एक नवाब देखने को मिलता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय दोस्तों होता क्या है, एक विद्रोह हो जाता है, भागीरथ एक विद्रोह होता है। तो उस विद्रोह के डर की वजह से फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों अपने अपनी जो गोदाम होते हैं उनकी किलाबंदी करने लग जाते हैं। तो सिराजुद्दौला बोलते हैं कि भाई आपको ये किलाबंदी करने का अधिकार किसने दिया, आपको किलाबंदी रोकना पड़ेगा। तो जो फ्रांस अधिकारी है वो तो अपनी किलाबंदी रोक देते हैं, मगर ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये फोर्ट विलियम की किलाबंदी करना रोकना बंद नहीं करते हैं। तो जब ये बंद नहीं करते हैं दोस्तों तो इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कौन? सिराजुद्दौला। 16 जून को इनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। 4 जून के ऊपर, 4 जून पर पहले तो सबसे पहले 4 जून को आक्रमण किया जाता है। फिर उसके पश्चात दोस्तों 16 जून को कलकत्ता के ऊपर आक्रमण कर कर और 20 जून को कलकत्ता के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। और 20 जून पर कलकत्ता के ऊपर अधिकार करके दोस्तों वहाँ पे जो कलकत्ता के अंदर जो अधिकारी लोग रहते हैं उन सभी अधिकारी लोगों को पकड़कर और वहाँ पर एक घटना घट जाती है, मतलब उनको एक हाल के अंदर डाल दिया जाता है और वहीं पे एक घटना घट जाती है जिसको आप काल कोठरी की या ब्लैक होल की घटना जानते हो, जो 20 जून को होती है। फिर उस जो 20 जून के पश्चात दोस्तों जब ये घटना की जानकारी मद्रास पहुंचती है तो मद्रास से वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव दोनों आते हैं और दोनों आकर फिर वापस से ये जो कलकत्ता है इसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के पश्चात दोस्तों अली नगर की संधि सिराजुद्दौला के माध्यम से करवाते हैं। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 2 जनवरी 1757 को एक अलीनगर की संधि होती है। और संधि होने के पश्चात ही रॉबर्ट क्लाइव नए नए षड्यंत्र लागू करने लगता है और वो सिराजुद्दौला के जितने भी जो भी दुश्मन होते हैं उनको ढूंढने लगता है। तो जिसमें मानिक चंद
और आपके मीर जाफ़र वगैरह इन लोगों से समझौता करके एग्रीमेंट करके और प्लासी का युद्ध करवाता है। और प्लासी का युद्ध जैसे ही करवाता है तो जैसे ही इन्होंने पहले ही मीर जाफ़र से इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था कि आपको प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला का साथ नहीं देना है और उसके पश्चात युद्ध जीतने के पश्चात आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इस तरीके का एग्रीमेंट इन्होंने ऑलरेडी पहले कर लिया था। तो इसके पश्चात जब दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, तो उस युद्ध में सिराज उद्दौला पराजित होता है और बंगाल का नवाब फिर उसके पश्चात मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। और मीर जाफ़र को नवाब बनाने के पश्चात ही इनका बंगाल के ऊपर आधिपत्य कायम हो जाता है और खूब खुली तरीके से यहाँ से लूट मार स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। फिर उसके बाद दोस्तों इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को पराजित कर कर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और इतना धन लूटा जाता है, इतना धन लूटा जाता है, बताया जाता है कि नाव भरा भरा कर बंगाल से इंग्लैंड जो है धन पहुंचाया जाता था। और इसको जो दरबारी होते थे उन्होंने मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा तक कहा था, मतलब इनका एक संज्ञा दी गई थी। जो बंगाल के नवाब थे तत्कालीन मीर जाफ़र, उनको क्लाइव का गधा कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों 25 नवंबर 1759 को अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया था। तो डचों को जो पराजित किया गया था दोस्तों वो 1759 के अंदर एक युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध। तो उस युद्ध में पराजित करने के पश्चात डचों को भारत से खदेड़ दिया था। इसके अलावा दोस्तों एक 1760 में एक युद्ध और होता है, वो हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से तो नहीं होता, मगर वो 1760 में हलवेल के शासनकाल में होता है दोस्तों। वो होता है आपका वनडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी शक्ति को पराजित किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली है। तो ये प्रथम कार्यकाल के अंदर घटना घटती है कौन कौन सी, एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध और उसके पश्चात ही बंगाल के ऊपर इनका आधिपत्य कायम हो जाता है और बंगाल का नवाब जो है मीर जाफ़र को बना दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और बेदरा का युद्ध जो होता है वो रॉबर्ट क्लाइव के समय होता है, जो 25 नवंबर 1759 को होता है, जिसमें डचों को पराजित किया जाता है। तो ये घटनाएं घटी है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों अब दूसरा कार्यकाल देख लेते हैं। दूसरा कार्यकाल किस तरीके से होता है दोस्तों, अब 1760 में जब ये चला जाता है तो 1760 में आपका वेंसिटार्ट वगैरह, हलवेल वगैरह, ये कई सारे मतलब 2-3 गवर्नर आते हैं और उन्हीं में फिर आखिरी का जो गवर्नर होता है वेंसिटार्ट, उसके समय 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो उस बक्सर के युद्ध में दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो सेनापति होता है, मेन सेनापति, वो हेक्टर मुनरो होता है। तो इसमें युद्ध में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों, एक तो आपका मीर कासिम होता है, दूसरा आपका अवध का नवाब शुजाउद्दौला होता है, उसके पश्चात और मुग़ल शासक होते हैं शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश सेना होती है वो पराजित कर देती है। और बक्सर के युद्ध में इनको पराजित करने के पश्चात फिर जब इनको पता चलता है कि यार हमने तो इनको पराजित कर दिया, पराजित करने के बाद इनसे अब संधि किस तरीके से करना है, इनको टेकन किस तरीके से करना है, तो ये चीज़ों की जानकारी जो तत्कालीन गवर्नर होते हैं उनको पता नहीं रहती है। मगर जब इनको पता नहीं रहती है तो ये उसी इंसान को बुलाते हैं कि जिस इंसान ने ये गेम शुरू किया था। गेम शुरू कैसे है दोस्तों, कि जिसने बंगाल को जीता था उसी को हमको बुलाना चाहिए और वही आकर इनसे संधि वगैरह करेगा और वही इनसे किस तरीके से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना है वो निपट अपने अंदाज में वो निपट लेगा इन सब चीज़ों से। तो इसके लिए दोस्तों फिर रॉबर्ट क्लाइव को स्पेशली बुलाया जाता है 1765 में। तो 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तो सब रॉबर्ट क्लाइव आकर बंगाल के अंदर द्वैत शासन की स्थापना करता है। तो द्वैत शासन की स्थापना किस तरीके से करता है दोस्तों, एक शासन तो जो रहता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहता है, जिसके अंदर जो दीवानी और जो मेन जो वित्त विभाग से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी जो भी काम रहते हैं वो अपने पास रख लेता है। और जो सार्वजनिक व्यवस्था रहती है, लोगों की रक्षा करना, स्वास्थ्य के ये जो मतलब समाज कल्याण के कार्य वगैरह, ये छोटे मोटे काम जो रहते हैं वो बंगाल के जो तत्कालीन नवाब होते हैं, पहले तो मीर जाफ़र को देते हैं, फिर मीर जाफ़र जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके पुत्र होते हैं एक नजमुद्दौला, उनको प्रदान किया जाता है। तो नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। फिर दोस्तों इलाहाबाद की संधि होती है, क्योंकि बक्सर का युद्ध जब जीत जाते हैं तो जीतने के पश्चात ही इलाहाबाद की संधि होती है। तो प्रथम संधि दोस्तों 12 अगस्त 1765 को होती है। कब होती है, 12 अगस्त 1765 को होती है। फिर बाद में दोस्तों दूसरी संधि जो होती है वो 16 अगस्त 1765 को होती है। तो पहली जो संधि होती है दोस्तों वो शाह आलम द्वितीय से होती है, जो मुगल सम्राट होते हैं। और दूसरी संधि इलाहाबाद का अवध का जो नवाब होता है शुजाउद्दौला, उसके माध्यम से होती है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो अवध की जो संधि होती है, अवध के नवाब के साथ जो संधि होती है, उससे कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए जाते हैं।
और जो हमारी पहली संधि होती है इसमें दोस्तों दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी यानी कि जो लगान वसूली करने के जो अधिकार थे वो कंपनी को दे दिए जाते हैं। इससे पहला जो चल रहा था दोस्तों 1757 प्लासी के युद्ध के पश्चात वो इलीगल तरीके से ये लोग पैसा वसूल करते थे, मतलब राजा से पैसा वसूल करके मांग कर और अपनी जेबों का अपने जो भी खर्च वगैरह है वो सारी चीज़ें इस तरीके से कर रहे थे। मगर जब ये बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं और इलाहाबाद की संधि हो जाती है तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात ये लीगल तरीके से पैसे वसूल करते हैं। और लीगल तरीके से पैसा वसूल करने के पश्चात दोस्तों जो पैसा ये बंगाल में व्यापार करने के लिए बाहर से लेकर आ रहे थे अब वो पैसा लाना बंद कर देते हैं और इसी पैसे से अपना व्यापार चलाने लगते हैं। तो ये चीज़ें इनको फ़ायदा देती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से एक व्यापार समिति की स्थापना होती है। तो व्यापार समिति की स्थापना किस तरीके से दोस्तों देख लेते हैं। 10 अगस्त 1765 को कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापारिक समिति की स्थापना की जाती है। तो किसके माध्यम से दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से। जितने भी जो भी कंपनी के कर्मचारी होते हैं वो मतलब होता क्या है दोस्तों, ये जो रॉबर्ट क्लाइव आता है दूसरी बार में जब गवर्नर बनकर, तो वो मतलब एक एग्रीमेंट जो ये जो लेते हैं गिफ्ट वगैरह उपहार वगैरह जो लेते थे उस उपहार लेने को ये प्रतिबंधित कर देता है। मतलब किसी भी तरीके से आप इलीगल तरीके से उपहार नहीं लोगे, किसी भी तरीके से कोई जो गैर तरीके से आप जो उपहार या जो भी गिफ्ट वगैरह जो ले रहे हो उनके ऊपर वो प्रतिबंध लगा देता है। तो प्रतिबंध लगाने के पश्चात दोस्तों जो जो लोकल के अधिकारी होते हैं उनकी इनकम का सोर्स खत्म हो जाता है। तो इसके लिए इसका तोड़ करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव 10 अगस्त 1765 को एक समिति बनाता है। समिति के माध्यम से दोस्तों नमक, सुपारी और तंबाकू, तो दोस्तों नमक, सुपारी और तंबाकू ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। कितनी वस्तुओं के ऊपर एकाधिकार प्रदान किया जाता है, तो नमक, सुपारी और वस्तु यानी कि 3 वस्तुओं के ऊपर व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया जाता है। इस समिति को, जो समिति बनाई थी वो समिति अब क्या करेगी दोस्तों, नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और इसका व्यापार बस ये समिति करेगी। और इस समिति से जो इस व्यापार से जितना भी जो भी लाभ मिलेगा वो लाभ समिति के जितने भी जो भी कर्मचारी हैं, जितने भी जो भी सदस्य इसमें शामिल है उन सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब जो ये लाभ मिलेगा वो लाभ इन सभी में वितरित किया जाएगा उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उससे छोटा अधिकारी है तो उससे कम मिलेंगे। तो जितनी भी जो भी जिस हैसियत से पोस्ट थी उन सभी को उसी हिसाब से वो पैसा दिया जाता था। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या चीज़ देखी यहाँ पे, द्वैत शासन की स्थापना होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है दोस्तों शुजाउद्दौला के साथ। और व्यापार समिति देख ली हमने 1765 में व्यापार समिति बनती है और ये समिति दोस्तों 1768 में समाप्त हो जाती है। कब हो जाती है समाप्त, 1768 में ये व्यापार समिति समाप्त हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के समय ही श्वेत विद्रोह होता है। तो श्वेत विद्रोह किस तरीके से होता है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध काल में मिलने वाले दोहरे भत्ते, यानी कि 2 तरीके से एक भत्ता मिलता था दोस्तों। एक तो जनरली जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी मिलती थी, मगर कोई जब इंसान दोस्तों एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा जब वर्क करेगा, जैसे कि युद्ध काल के टाइम पे तो आपकी कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं रहती कि आपको 6 घंटे 10 घंटे आपको सर्विस देनी है। युद्ध काल में तो आपको मतलब 24 घंटे भी देना है, 48 घंटे भी देना है, लगातार देना रहता है। तो जब लगातार जब सर्विस देता है सैनिक तो उसको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता था, मतलब एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता था। मगर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने आकर क्या किया, जब 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके पश्चात जब रॉबर्ट क्लाइव आया भारत में तो उसने आकर ये भत्ते बंद करवा दिए और भत्ते उन्हीं लोगों को देना स्टार्ट किया जो दोस्तों जो बंगाल और बिहार से बाहर जाकर जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। जनवरी 1766 में यह भत्ता उन सैनिकों को दिया जाना तय हुआ जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर जाकर कार्य करते थे। मतलब जो बंगाल और बिहार से बाहर जाकर जो अपनी सर्विस देते थे उन लोगों को ये भत्ता देना स्टार्ट किया। बाकी जितने भी जो भी लोगों को भत्ता मिल रहा था वो सारे लोगों को ये भत्ता बंद कर दिया। तो दोस्तों जब ये भत्ता बंद किया गया तो जो अंग्रेज अधिकारी थे, कई सारे सैनिक अधिकारी भी थे भारतीय, मगर ज़्यादातर जो अंग्रेज अधिकारी थे जिसमें मुंगेर और इलाहाबाद के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो जब इसका विरोध किया दोस्तों तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, तो विरोध को तो दबा दिया रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया तो उन लोगों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। मतलब अगर आप इस्तीफे दे रहे हो तो आपके इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये विद्रोह हुआ और ये विद्रोह और दबा दिया जाता है। तो इसी विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। श्वेत विद्रोह क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें अंग्रेज अधिकारियों को द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। तो इस वजह से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के पश्चात दोस्तों जब बंगाल के अंदर स्थायी साम्राज्य का जब गठन कर दिया जाता है तो इस वजह से इसको दोस्तों
काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ों को। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।